तो ये दोस्तों बात करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की। देखो टॉर्क बेसिकली क्या है, बड़ा सिंपल है यार। आप क्या करोगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, इसको एक एंड पॉइंट से फिक्स कर दिया। अब मैं ना इस पर लीनियर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे देखो लीनियर फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना, ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं कर रहा। अगर मैं किसी बॉडी को किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दूंगा और उस टाइम पे अगर मैं लीनियर फोर्स लगाऊं, चाहे सीधा लगाऊं, किसी भी एंगल पे लगाऊं, तो ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। रोटेट करना क्यों शुरू कर रहा है, क्योंकि हमने किसी बॉडी को एक पॉइंट से फिक्स कर दिया और उस पर लीनियर फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ना हम उसको कहते हैं एक एंगुलर इफेक्ट क्रिएट हो गया मेरे लीनियर फोर्स अप्लाई करने की वजह से, और उस एंगुलर इफेक्ट को ही हम कहते हैं टॉर्क। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, टॉर्क बेसिकली है क्या, एंगुलर इफेक्ट है किसका, लीनियर फोर्स का, या फिर इसका एक और नाम भी है एंगुलर फोर्स, या फिर जो आपको डेफिनेशन में, ये तो आपके समझने के लिए हो गया, और डेफिनेशन में जो आपको लिख करके आना है जब आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये मेजर है किसका, रोटेशनल फोर्स का। ठीक है जी, रोटेशनल फोर्स या एंगुलर फोर्स, बात एक ही है। इसको आप एंगुलर फोर्स कह लें या फिर इसको आप रोटेशनल फोर्स कह लें, ठीक है ना जी, रोटेशनल फोर्स। तो ये टॉर्क क्या है, बेसिकली मेजर है किसका, रोटेशनल फोर्स का, जो कि लग रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट पर और उसको रोटेट करा रहा है किसी एक एक्सिस के अबाउट, उसको हम सिंपल टॉर्क कहते हैं। अगर फॉर्मूले पे आए, फॉर्मूला देखो खुद बनाते हैं, आप लोगों को नीड नहीं है किसी बुकिश फॉर्मूले की। ये एग्जांपल लिया मैंने इस तरह का, देखिए एक मार्कर को मैंने इस पॉइंट के बाद फिक्स कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एंगल पर, कुछ थीटा एंगल पर इस पर एक लीनियर फोर्स लगा रहा हूँ ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस एक्सिस के अबाउट ये हिंज्ड है, जिस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, उस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ थीटा एंगल पर ऐसे। तो ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट ना, मैंने तो फोर्स लीनियर लगाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनों को मालूम होना चाहिए, जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाएगी ना, सबसे पहला काम हमें उसके दो हिस्से करने हैं, कंपोनेंट लेना है, बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखते हैं अपना फोर्स भी जो है इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है ना, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे जी। एक जहाँ पे एंगल बनाता है उसके अलोंग कंपोनेंट आता है कौन सा, कॉस। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, एफ साइन थीटा। जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाएगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहला काम उसका कंपोनेंट करेंगे, उसके दो हिस्से करेंगे, ठीक है। तो जो ये फोर्स अप्लाई किया मैंने थीटा एंगल पे, उसके दो हिस्से कर दिए मैंने, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। अब आप मेरे को बताओ, ये जो रोटेशन हुआ, ये जो एंगुलर इफेक्ट क्रिएट हुआ, किसकी वजह से है, क्या एफ कॉस थीटा की वजह से है या एफ साइन थीटा की वजह से है। वेरी गुड, एफ कॉस थीटा का रोटेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, यानी कि अप्लाइड फोर्स का मात्र एक कंपोनेंट कौन सा, एफ साइन थीटा, सिर्फ यही है जो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना जी। यानी कि अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला बनाऊं तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो इस पे कि मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दूसरा किस बात पे, कि कितने डिस्टेंस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं टॉर्क का, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स लगाया हमने एफ साइन थीटा, ठीक है जी, और कितने डिस्टेंस पे लगाया, एक्स ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो देखो साइन थीटा जो है एफ के साथ है ना, हम मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आगे पीछे। उसकी वजह ये है कि हमें मालूम है जब भी ये साइन और कॉस कहीं पे होता है वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आता है ना, और डॉट में तो चलो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मल्टीप्लाई में आप कहोगे कि यार किसी को कहीं भी लिख दो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वेक्टर बनने वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आर को पहले लिखेंगे, ठीक है, और साइन थीटा को एफ के साथ ही रखेंगे, आर के साथ नहीं कर देंगे, क्योंकि ये एफ साइन थीटा एक क्वांटिटी है, एफ साइन थीटा। तो ये अपनों पे एक टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, हमें ये भी मालूम है जब साइन हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पर ये हमारा टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आ गई, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला अपनों ने कैसे बनाया। यूनिट की बात करेंगे, देखो तो यूनिट जब भी निकालते हैं ना किसी भी फॉर्मूले की, हमेशा मेन फॉर्मूले पे जाओ। कौन सा है, ये वाला, फोर्स के लिए न्यूटन साइन थीटा यूनिटलेस,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और आर डिस्टेंस मीटर। तो अगर हम यहाँ यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर, ये अपने टॉर्क की यूनिट आ जाएगी। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, जहाँ पे एक वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर से क्रॉस करेंगे, तो जो आपका थंब आएगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट हैंड स्क्रू रूल से हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप किसी बोल्ट को खोलते हो या आप टोटी को खोलते हो तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, तो आप अगर ढंग से बॉटल की कैप को भी अगर आप खोलेंगे, मैं आपको अगर दिखाऊं, इस बॉटल की कैप को अगर मैं खोलता हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो देखो ये कैप कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ। क्यों आ रही है जी, आर, इसका कुछ तो रेडियस होगा ना, आर, और एफ कहाँ लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो जब मैंने आर की एफ सपोज करो मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो आर क्रॉस एफ, आर की एफ से क्रॉस की थंब कहाँ आया मेरा, ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास टॉर्क का डायरेक्शन कौन दे रहा है, हमारा थंब, यानी आर की एफ से क्रॉस करोगे, जहाँ थंब आएगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। अब खुद आप सोचते हो ना कि अगर आपको बंद करना है तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे। तो अब अगली बार से कंफ्यूज नहीं होना, जिस डायरेक्शन में आपको लेकर के जाना है बॉटल की कैप को या फिर टोटी को या फिर बोल्ट को, फॉर एग्जांपल आपको मालूम है खोलना है तो आपको उसको ऊपर करना पड़ेगा, थंब पहले ऊपर रख लो, और जहां आपका हाथ कर्व हो रहा है वहीं आपको स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है। अगर आप उसको बंद करना है, उसको बोल्ट को या कैप को, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे लेकर के जाना पड़ेगा उसको। अब नीचे लेकर के जाना, थंब पहले नीचे रख लो, अपना फिंगर्स को कर्व करो, यानी आपको कैप को या बोल्ट को इस डायरेक्शन में घुमाना है, तब वो नीचे जाएगा, तब वो चीज़ क्लोज हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारी टॉर्क की। अब ये बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। कुछ नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है टॉर्क का। टॉर्क क्या था, एंगुलर इफेक्ट ऑफ लीनियर फोर्स ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या था, मेजर ऑफ रोटेशनल फोर्स, ये क्या होगा, मेजर ऑफ रोटेशनल मोमेंटम, या एंगुलर इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, दोनों कह सकते हैं। क्या करेगा जी, ये बॉडी पे लगेगा, किस लिए, उसमें रोटेशन रिड्यूस करने के लिए। वही सेम कॉन्सेप्ट है यार, कुछ पी मोमेंटम लगाया मैंने थीटा एंगल पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक मुझे करना पड़ेगा पी कॉस थीटा, एक मुझे करना पड़ेगा पी साइन थीटा। अब लोगों को मालूम है पी कॉस थीटा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, इससे तो रोटेशन होगा नहीं, किससे होगा जी, साइन थीटा से। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाने के लिए फोर्स लेना पड़ेगा मुझे, मोमेंटम लेना पड़ेगा मुझे पी साइन थीटा, और डिस्टेंस आर पर उसको हम रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर पी साइन थीटा। ठीक है ना, ध्यान रखें, इसको मैं पी आर साइन थीटा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि पी साइन थीटा एक क्वांटिटी है, साइन थीटा को उसमें से हम अलग नहीं करेंगे वरना क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा, साइन हटता है तो क्रॉस आता है, तो क्रॉस में क्या बन जाएगा जी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये आपको एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म दे देगा। अगर हम बात करें यूनिट की, तो देखो जी यहाँ पर दो यूनिट होती है। एक यूनिट तो डायरेक्ट दिख जाएगी आपको मोमेंटम के लिए केजी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस के लिए मीटर बनाते हैं। एक तो यूनिट है हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम के लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो यूनिट यहाँ से क्या बन गई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एक और यूनिट होती है जूल सेकेंड। कैसे बनाया मैंने, इसमें देखो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ना, इसमें आप सेकंड से मल्टीप्लाई सेकंड से डिवाइड करो, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड बनेगा। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड की जगह, पर सेकंड स्क्वायर की जगह जूल, और एक जो सेकंड बचेगा एक्स्ट्रा उसकी जगह सेकंड। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्लियर हुआ होगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें तो वो भी सेम तरीके से निकाली जाएगी, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा आपको अपने सीधे हाथ के रूल को यूज करना है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ना, तो देखो नाम में ही सब कुछ रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का सेंटर वो कहाँ है, अर्थ का सेंटर नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अभी तक जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, अभी तक जो भी आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे ना, वहाँ पे है कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रहा है, तो मैं आपसे कहूँ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना जी, mg लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अब ना एडवांस होके सोचते हैं,
मैंने इसको पकड़ रखा एक पॉइंट से, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लूज पकड़ूंगा, थोड़ा सा लूज, देखो ये क्या रोटेट हुआ ना, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सीधा था, थोड़ा लूज पकड़ा मैंने इसको, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा लूज छोड़ दिया, हिंज्ड पॉइंट जो है जहाँ से फिक्स है, तो ये क्या हुआ, रोटेट हो गया। अब पिछले टॉपिक में देखा था रोटेशन बिना अप्लाइड फोर्स के तो नहीं हो सकता, कोई लीनियर फोर्स चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पे कौन सा लीनियर फोर्स है जी, मेरा हाथ तो इस तरफ है, मैं तो लगा नहीं रहा। आप थोड़ा सोच के कहोगे कि यार ग्रेविटी लग रही है जो कि इसको नीचे खींच रही है, लीनियर फोर्स है ग्रेविटी, और क्योंकि किसी पॉइंट से फिक्स है तो लीनियर फोर्स की वजह से, फिक्स होने की वजह से एक एंगुलर इफेक्ट टॉर्क क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ चलो ठीक है, टॉर्क का हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो आप कहोगे RF sin θ लगा देते हैं, ठीक है, चलो इसका मास अज्यूम कर लेते हैं 1 kg है, और तो आप कहोगे फोर्स कितना लगा mg। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए RF sin θ आप मुझे अप्लाई करने के लिए कहोगे, ठीक है, तो R तो अभी छोड़ते हैं, F की बात करेंगे तो mg लगेगा ना, 1g हो जाएगा। और मैं कहूँगा फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ये रहा रेडियस, डिस्टेंस ऐसे है, और mg लग रहा है नीचे, तो 90 डिग्री बन रहा है, इनटू में आपने कर दिया sin 90। हम यहाँ फंस रहे हैं, r कितना लें, मान लो इसकी लेंथ अज्यूम कर लो, मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर है, तो क्या आप 8-10 सेंटीमीटर लोगे? इसका मतलब अगर आप 8-10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू यू जो mg है वो इस एंड पॉइंट पर लग रहा है, मतलब mg इसको यहाँ से पकड़ के खींच रहा है। कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है ना कि यार हाँ प्रॉब्लम तो आ रही है। तो देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक तो हम इसको कह रहे थे कि चलो नेट फोर्स mg लगा रहे नीचे, काम चल रहा था, लेकिन जब रोटेशन टॉर्क में आएंगे ना तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इस बॉडी का mg लग कहाँ पर रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, क्योंकि अगर mg यहाँ लग रहा है तो जो टॉर्क कुछ और आएगा, 8-10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, mg अगर बीच में लग रहा है तो टॉर्क कुछ और आएगा, r 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करें, उसके लिए हमें ज़रूरत है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ग्रेविटी लग रही है बॉडी के ऊपर। एक ऐसा पॉइंट होगा बॉडी में कहीं पर जहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरी की पूरी ग्रेविटी, पूरा mg लग रहा है। फॉर एग्जांपल इस रॉड की अगर mg की बात करूँगा तो पूरे रॉड में यहाँ 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 कहीं लग रहा है, एक फिक्स पॉइंट होगा जहाँ पर mg लग रहा होगा। उसके लिए क्या ध्यान देना है हमें, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा इसको नीचे, अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पर होगा। मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म बॉडी है तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यूनिफॉर्म रॉड है 2 kg का, लेंथ 80 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो mg लग रहा होगा ना, यहाँ से भी 40 सेंटीमीटर पर और यहाँ से भी 40 सेंटीमीटर पर इसका 2g लग रहा होगा एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर। बात करें अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज की, तो देखो सेंटर ऑफ मास की तरह ही कहीं ना कहीं चल रहा है। सेंटर ऑफ मास भी क्या था, यूनिफॉर्म बॉडीज का एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, और नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज का जहाँ पे मास ज़्यादा है उस तरफ। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए भी क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नियर द पोर्शन ऑफ मोर मास होगी। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं कहूँ उसका मास 2 kg है तो कहीं ना कहीं 2g जो है इस पॉइंट पर लग रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ।